वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 8। राइट, क्लास 8 को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर मैं अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से अपने को अप्रोच गेम खेलना है और कैसे जब आप 7 से 8 की तरफ जाते हो तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसे पढ़ना होता है क्लास 8 के अंदर। पूरी स्ट्रेटजीज यहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। एंड तक इस सेशन को देख लेना, एंड तक इस वीडियो को देख लेना, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस वीडियो के थ्रू। राइट, तो शुरू करते हैं। कंप्लीट एक रोड मैप देखते हैं किस तरीके से आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को। चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात, माइंडसेट सेट करना है अपने को। स्ट्रेटजी सबसे पहले क्या बनाना है, माइंडसेट सेट करना है कि करना क्या है। पहले ये पता लगाना है कि करना क्या है तुम्हें। तो सबसे पहली बात, क्लास 8 जो होता है वो होता है भाई फाउंडेशन ईयर। राइट, फाउंडेशन ईयर क्यों? क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो क्लास 8 से ही आते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको क्लास 8 को एक तरह से फाउंडेशन मानना है और क्लास 8 के अंदर ही नींव मजबूत करनी है, क्योंकि इमारत जो होती है वो नींव के ऊपर ही टिकी हुई रहती है। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो क्लास 9 तो क्लास 10 आपको इजी लगने वाली है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही तुम 7 से 8 में आए, 7th में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 7th में रिजल्ट डन थोड़ा सा लो गया है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तूने 8th क्लास में भी अपना आप को अच्छे से रख लिया, क्लास 8 के अंदर तूने अच्छे से मेहनत कर ली, तो क्लास 9th और 10th तेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो क्लास 8 आपका फाउंडेशन है, अच्छे से पढ़ना। क्लियर है? चलो भाई, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट यहीं से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ईयर है। जो चीजें आप यहां पढ़ोगे तो उसी के ही रिलेटेड चैप्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे 9 10th के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो बस आप सक्सेस की ओर चलते जाओगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा 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 करके पढ़ना है। क्लियर है? चल भाई, नेक्स्ट उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना कितना टाइम देना है। राइट, तो क्लास 8 एक छोटी क्लास होती है, फाउंडेशन होती है, लेकिन अप्रोच स्ट्रेटजीज का गेम होता है, तो वो मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात भाई, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ्स को कैसे पढ़ना है आपको? तो मैथ्स जो होता है, सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं पढ़ना है। स्क्वायर्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती है, टेबल्स लर्न होनी चाहिए सबसे पहली बात। एटमोस्ट कम से कम मिनिमम आपके पास में 20 तक, आपको 8th क्लास तक टेबल्स आनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं 8th क्लास में आ जाते हैं और उनसे टेबल पूछो तो टेबल 10 तक की टेबल आती है। नहीं, आपको 20 से लेके 25 तक की टेबल्स आपको यहां पर क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अप्रोक्स यहां पर कम से कम 20 तक टेबल्स आपको यहां पर लर्न होनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूबिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें जो बेसिक्स होते हैं ना, वो सब आपको यहां पर क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। एंड मेरे प्यारे बच्चे, जैसे रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स के बीच में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशंस होते हैं, वो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए और कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेशंस में आप स्ट्रांग होने चाहिए। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, मेंसुरेशन क्या होता है, फॉर्मूलेज जो होते हैं, जैसे स्क्वायर्स का फॉर्मूला। राइट, ऐसे ही हमारे सबके फॉर्मूलेज, आपके जो 2D फिगर्स होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं, तो जितनी भी बेसिक्स आपने 6 7 क्लास के अंदर सीखे हैं, वो सारे आपके क्या होने चाहिए, रिवीजन होने चाहिए। आप रिवाइज कर लेना क्लास 8 में जाने से पहले। डेली प्रैक्टिस जरूर करो भाई, क्योंकि गैप नहीं देना। अगर तुमने बीच में गैप दे दिया तो वो सबसे बड़ा एक तरह से तुम्हारे लिए बहुत नुकसान होने वाला है। तो गैप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है, तो गैप नहीं करना है। एनसीईआरटी एक क्या है, आपके लिए बाइबल है। तो सबसे पहली बात, कई बच्चे क्या होते हैं, रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं। नहीं, रेफरेंस बुक बाद की बात होती है, पहले आपको एनसीईआरटी को निपटाना है। पहले एनसीईआरटी का हर एक पेज अच्छे से आपको पढ़ लेना है, देन उसके बाद में एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको रेफरेंस बुक का यहां पर यूज करना है। मैथमेटिक्स के लिए आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। राइट, चलो, हर चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी आपने कर डाली, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर डाले, सर हो गया, नहीं।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 20 से 30 क्वेश्चंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएंगे, या एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वहां से आप हर एक चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चंस अप्रोक्स यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहां पर लगाने हैं। और टिप क्या होगा? टिप होगा भाई फॉर्मूलास याद होने चाहिए, प्लस आपको प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है मैथमेटिक्स के अंदर, तभी मेरे प्यारे बच्चे क्या लगेगी आपको? मैथमेटिक्स इजी लगेगी। अगर तुमने फॉर्मूलेज याद नहीं करे तो ऐसा लगेगा कि यार ये मैथ्स तो बहुत टफ है भाई। अगर तुमने डेली प्रैक्टिस नहीं करी तो एंड टाइम पर, एग्जाम टाइम पे मैथ्स आपका बहुत टफ वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस करनी है, प्लस मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूलेज याद करते हुए चलने हैं। ठीक है, चलो ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी। देन उसके बाद में आते हैं साइंस के पास में। साइंस क्या कहना चाहती है? तो साइंस के अंदर आपके क्या होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। ये तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है आपकी साइंस। अब ये जो साइंस है ना, ये सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट्स कंबाइंड होते हैं क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर भी कंबाइंड होंगे, और क्लास 10 के अंदर भी आपके कंबाइंड होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी सेपरेट बुक होगी, तो सेपरेट बुक होने वाली नहीं है। क्लास 11th में जब जाओगे तो जब बात की बात है, तो वहां पर केमिस्ट्री अलग होगी, बायोलॉजी अलग होगी, राइट, तो फिजिक्स अलग होगी। तो यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, तो एक ही बुक मिलेगी जिसके अंदर आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी मिक्स होता है। यहां पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। क्या करना है? रेगुलर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। 8th क्लास से स्टार्ट हो जाओ, प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे क्लास 10th के अंदर आ जाते हैं और डायग्राम की प्रैक्टिस तब भी नहीं हो पाती, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो 10th क्लास में भी उनको डायग्राम बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्लास 8 से ही बायोलॉजी के जो डायग्राम्स होते हैं, जो टफ टफ डायग्राम्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना अभी से ही स्टार्ट कर दो सबसे पहली बात। तो जब आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, तो क्लास 9th में भी वो प्रैक्टिस रहेगी और क्लास 10th में भी प्रैक्टिस करेगी। तो कुल मिला के क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहते हैं ना कि शुरू से ही प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद में रिजल्ट आपको कुछ टाइम बाद में मिलता है। तो 10th में आपको क्लास 8 की जो प्रैक्टिस है ना, वो क्लास 10th के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, कीवर्ड्स आपको क्या करना है भाई? याद करने हैं। हर एक कीवर्ड्स को ढंग से, साइंस के अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको याद करो, जो भी डेफिनेशंस होती है उनको समझो, उनको याद करो। तो ये सारी आपको चीजें यहां पर क्या करनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इन्हीं के आपको क्या मिलते हैं? एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स के अंदर जैसे न्यूमेरिकल्स वैसे तो आते ही नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे उनको थोड़ा सा देखो किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। रटना नहीं है, सबसे पहली बात रटने से बचना है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो कोई सा भी एनी अदर सब्जेक्ट हो, रटने से बचना है, समझना है, कोशिश करनी है, समझना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं अब आने वाले टाइम के अंदर, वो कॉन्सेप्चुअली बनते हैं, वो रटने से काम नहीं चलने वाला है। राइट, तो पहली बात आपको क्या करना है? रटना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री को स्टोरी की तरह याद करना है, स्टोरी की तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया भैया, लो हिस्ट्री है। सोशल है तो सोशल एक माइंड में बना हुआ है, बस ये है ना, सोशल है यार, सोशल को तो रट डालो। रटना नहीं होता है भाई, सोशल को समझना होता है। तो एसएसटी को हिस्ट्री, एक तरह से हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको स्टोरी की तरह रीड करो, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोशिश करो याद करने की। क्लियर है? ज्योग्राफी में मैप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर मैप्स को थोड़ा कोशिश करो मैप्स याद करने की, एंड मैप्स की प्रैक्टिस करो। मैप लिया और मैप की प्रैक्टिस करो, कौन सा कहां पर क्या होता है। सिविक्स के अंदर कॉन्सेप्ट को आपको समझने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के जो एसएसटी सब्जेक्ट है, इसको भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, प्लस आपको क्या करना है? धीरे धीरे कम कम थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। प्लस फिर से मैं कहूंगा रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही एसएसटी आपकी क्लास 9th और 10th में थोड़ा सा अप लेवल पे आने वाली है। जो चीजें अगर आपको अभी याद रहेगी, अभी समझ डालोगे, तो आगे जाके आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश के अंदर क्या? रीडिंग हैबिट। राइट, अगर आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया, आपने अगर रीडिंग अच्छी से की है, तो आधी इंग्लिश तो वहीं खत्म हो गई। क्योंकि रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से ही आपको पता चलता है कि यार इसका मतलब क्या है। सिनोनिम्स आपको पता चलेंगे, एंटोनिम्स आपको पता चलेंगे। अगर मीन समझना स्टार्ट कर दिया आपने, फील करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश को, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहली बात रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या करते हैं? रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है उनके लिए। डेली 1 पेज आपको रीड करना है, आज से ही आदत बना लो।
और ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर सब बच्चों की भाई खराब होती है, ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते, ग्रामर्स कोई पढ़ाता नहीं है टीचर ढंग से, या हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छा एक तरह से टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो ग्रामर पे ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा, अच्छे टीचर से आप ग्रामर पढ़ो और ग्रामर्स के रूल्स को यहाँ पर नोट डाउन करो और ग्रामर्स को आप अच्छा कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में डेली स्टडी प्लान क्या रहने वाला है आपका, कैसे आपको पढ़ना है सर, कितने घंटे पढ़ना होगा क्लास 8 के अंदर, क्या सर 8-9 घंटे पढ़ना होगा, भाई इतना नहीं करना है, कितना करना है 2 से 3 घंटे इनफ है, अगर स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हो। देखो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, अगर ढंग से तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश अगर आप करते हो, ऐसा नहीं है भाई साहब 8-9 घंटे पढ़ रहे हो और एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है, मेन होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। यार एग्जाम में क्या चीज आएगी, जब आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको वहां से एक आइडिया लगेगा कि यार ये चीज एग्जाम ओरिएंटेड है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको खुद को फील आने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आएगा। बोलो आता है नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहली बात, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ते हो तो 2 से 3 घंटे डेली अगर आप दे रहे हो तो इनफ होता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना है, 2-3 घंटे कैसे कवर होंगे इसको समझते हैं। 1 घंटा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की, मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 1 घंटे आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको 30-30 मिनट देने, एसएसटी को अगर आपने आधा घंटा भी रिवीजन कर लिया, 30 मिनट भी कर लिया, जो भी आपकी मैम ने करवाया उसको देख लिया, 30 मिनट आपने इंग्लिश दे दी, तो कुल मिला के ये कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। तो 3 घंटे का ये शेड्यूल आपका यहाँ पर बन चुका है। और बीच में कभी कभी आप हिंदी ले लो कभी, ठीक है, इस तरीके से आप ले लो। डेली रिवीजन अगर आप करते हो तो 50% काम आपका यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अगर रोज अगर आपने गैप नहीं दिया, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप करते हो, डेली रिवाइज करते हो, तो 50% काम आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, राइट। वीकली स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, वीकली स्ट्रेटेजीज यही रहेगी कि संडे को आपको एक डे बनाना है जो कि रिवीजन डे, घूमने जाना है ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि घूमने नहीं जाना है, पढ़ना नहीं है भाई, संडे को रिवीजन डे है। जितना भी पढ़ा है पूरे वीक के अंदर उसको रिवीजन करेंगे हम संडे के दिन, राइट। देन उसके बाद में एक मॉक टेस्ट लेंगे, किसी भी एक एनी अदर सब्जेक्ट उसका मॉक टेस्ट ले लेंगे, राइट। अगर ज्यादा टाइम है तो 2-3 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट ले लो, राइट, छोटे छोटे टेस्ट बना लो और मॉक देना स्टार्ट कर दो। वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना और उस दिन बैठ के ये कोशिश करनी कि 7 दिन के अंदर मैंने मैथ्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ा और इसके अंदर मेरे को यार ये थोड़ा सा टफ लगा, ये मेरा वीक पॉइंट है, यहां पर मेरे मार्क्स कटते हैं, वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है, उन सारी चीजों को नोटिस करना है और उनको आइडेंटिफाई करने की यहां पर कोशिश कर रही है और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम अपनी वीकनेस को नहीं पहचानते कि यार मैं इस पॉइंट पे वीक हूं, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक मेरे लिए वीक है, तो उस पे हम काम करना छोड़ देते हैं, उस पे काम नहीं कर पाते। इस वजह से जो एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आपको वीक जो पॉइंट है, आपका वीक टॉपिक जो है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। कब करोगे, वो आप करोगे संडे के दिन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, 3 मिस्टेक्स का नाम लूंगा और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। कौन कौन सी 3 मिस्टेक्स है, सबसे पहली बात, हाँ वो गलत वो वाली तो आदत है ना, रील चलाने वाली, वो आदत तो डाली है मैंने इसमें। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मोबाइल से आपको बचने की कोशिश करनी है, मोबाइल नहीं चलाना है, रील से भाई बच डालना है, रील से आपको बचना है, सबसे पहली बात, राइट। लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाली प्रैक्टिस सबसे गलत चीज है। लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ते हो वो सबसे, मैं तो ये मानता हूं सबसे घटिया चीज वही होती है लाइफ में। अगर देखेंगे तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ये सबसे घटिया चीज है, ठीक है। जिन मतलब कुछ नहीं पढ़ा और एंड में भाई साहब हम पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भाई, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, एक पत्ता भी नहीं उखड़ेगा तुमसे, राइट। बात समझ में आ रही है। तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ये छोड़ना है, ये नहीं करना है। सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ रीडिंग कर डाला। मैथ्स पढ़ रहे हो तो भाई साहब मम्मी मम्मी आ रही है कोई चेक करने, बेटा क्या कर रहा है, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स को रीडिंग कर रहा है, अच्छा प्रैक्टिस तो कम करेगा, रीडिंग करेगा मैथ्स को। साइंस को रीडिंग कर रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, रीडिंग से काम नहीं चलने वाला। तो इन 3 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करने की रिक्वायरमेंट है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इनका तीनों का यही है भाई, स्टडी कर, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सोफे पे नहीं बैठना है, चेयर पे बैठना है और स्टडी
करनी है। स्टडी के साथ में तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी है, पेन पेपर लेना है और एक कागज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और साथ के साथ में रेगुलर आपको रिवीजन करना है, राइट। और अपनी मिस्टेक्स को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, जो भी आपका वीक पॉइंट है, उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करो। बस इतना करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। डेफिनेटली तुम टॉपर बनोगे, टॉप करोगे क्लास 8 के अंदर, अगर इन सारी स्ट्रेटेजीज को तुमने अगर फॉलो किया तो डेफिनेटली तुम यहां पर टॉप करने वाले हो, और क्लास 9th और 10th के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर है? तो भाई साहब इसी के साथ में इस सेशन को अपन एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।